हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं हूं नीता मौर्य। आप सभी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करती हूं और माता सरस्वती के चरणों में नमन करती हूं। प्रश्न श्रृंखला की बात करें तो हमारी अगली प्रश्न श्रृंखला होगी 30 से 40, जिसमें 31 प्रश्न संख्या होगी। निम्नलिखित में से किसने मालिनोव्स्की की प्रकार्यात्मक अनिवार्यता के विचार का खंडन करके प्रकार्यात्मक विकल्पों की अवधारणा का प्रतिपादन किया है? इसमें इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें पहला है टलकट पार्सन्स, दूसरा है आर.के. मर्टन, तीसरा है रेडक्लिफ ब्राउन और चौथा है किंगस्ले डेविस। तो इसमें एक ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले प्रकार्यात्मक विकल्पों की अवधारणा को दिया था आर.के. मर्टन ने। आर.के. मर्टन ने दिया था, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पुस्तक का नाम है ये क्राइम एंड कस्टम इन सेवेज सोसाइटी के लेखक कौन है? तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बी. मालिनोव्स्की, जेम्स जी. फ्रेजर, रेडक्लिफ ब्राउन, ए.बी. टायलर। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा क्राइम एंड कस्टम इन सेवेज सोसाइटी को दिया था मालिनोव्स्की ने। तो इसमें ए ऑप्शन, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने श्रम विभाजन के सामाजिक प्रकारों के अध्ययन में अपसामान्य रूपों का विचार प्रतिपादन किया है? जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एडम स्मिथ, इमाइल दुर्खाइम, टलकट पार्सन्स, कार्ल मार्क्स। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा इमाइल दुर्खाइम। इमाइल दुर्खाइम श्रम विभाजन के सामाजिक प्रकारों के अध्ययन में अपसमान रूपों का विचार दिया था इमाइल दुर्खाइम ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में वस्तुनिष्ठ सापेक्षवाद को प्रायः संदर्भ की वस्तुनिष्ठ वास्तविकता मानता है? जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जी.एस. मीड, एच. ब्लूमर, एम. मीड, जॉर्ज सी. मिल। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा एच. ब्लूमर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से यह किसका विचार है कि सार्थक सामाजिक क्रिया में ऐसी कोई क्रियाविधि हो सकती है जिसमें व्यक्तिनिष्ठ अर्थ क्रिया का मार्गदर्शन करता है? इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। टलकट पार्सन्स, मैक्स वेबर, इरा कोहेन, जया पाल शास्त्रे। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने सार्थक सामाजिक क्रिया में ऐसी कोई क्रियाविधि हो सकती है जिसमें व्यक्तिनिष्ठ अर्थ क्रिया का मार्गदर्शन करते हैं। मैक्स वेबर ने अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में कहा है कि किसी भी क्रिया को तभी सामाजिक क्रिया कहना चाहिए जब तक कि उस क्रिया को करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के अनुसार उस क्रिया में दूसरे व्यक्तियों के मनोभाव तथा क्रियाओं का समावेश हो और उन्हीं के अनुसार उसकी गतिविधि निर्धारित हो। वेबर ने 4 प्रकार की सामाजिक क्रिया का उल्लेख किया: तार्किक क्रिया, मूल्यांकनात्मक क्रिया, भावात्मक क्रिया, परंपरात्मक क्रिया। तो अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस संदर्भ के अनुसार किसी घटना का अर्थ वस्तु में निहित नहीं होता बल्कि यह सामाजिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होता है? इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, मृजाति कार्यप्रणाली, प्रघटना विज्ञान, सामाजिक क्रिया। तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद परिप्रेक्ष्य के अनुसार किसी घटना का अर्थ वस्तु में निहित नहीं होता बल्कि यह सामाजिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होता है। इस संदर्भ में महत्वपूर्ण विचार हर्बर्ट ब्लूमर द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से यह किसका तर्क है कि सामाजिक संरचनाओं को पुनरावृत्तीय सूक्ष्म अंतःक्रिया के प्रतिरूपों पैटर्न्स में अनुभाविक रूप से परिणत किया जा सकता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें पहला है एल्कोजर, दूसरा है आर रेहरनडॉर्फ और तीसरा है आर कॉलिंस और चौथा है जे.एस. कोलमैन। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा
आर कॉलिंस। आर कॉलिंस इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा। रेंडॉल कॉलिंस ने अपने लेख ऑन द माइक्रोफेडिशन ऑफ माइक्रो सोशियोलॉजी में यह तर्क दिया कि सामाजिक संरचनाओं को पुनरावृत्तीय सूक्ष्म अंतःक्रिया के प्रतिरूपों में अनुभाविक रूप से परिणत किया जा सकता है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक स्थितियों का विश्लेषण करते समय वस्तुओं की प्रतीकांधा भक्ति फेटिसिज्म ऑफ कमोडिटीज पद का प्रयोग किया है? जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लुकास, कार्ल मार्क्स, अल्थुजर, गिड्डिंग्स। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा कार्ल मार्क्स। दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक द जर्मन आइडियोलॉजी दास कैपिटल के माध्यम से इस मत को प्रस्तुत किया है कि समाज में परिवर्तन भौतिक द्वंद्वों का परिणाम है। उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन होने से सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन होता है। इसी क्रम में मार्क्स ने सामाजिक स्थितियों का विश्लेषण करते समय वस्तुओं के प्रति अंधभक्ति पद का प्रयोग किया है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किसने इस विचार को अस्वीकार किया कि शक्ति में अंतर पर आधारित हितों के टकराव को कभी दूर किया जा सकता है? तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आर डेरेनडार्फ, आर कॉलिंस, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आर डेरेनडार्फ। इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, आर डेरेनडार्फ। राल्फ डेरेनडार्फ ने अपनी पुस्तक क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी में इस मत को अस्वीकार किया कि शक्ति में अंतर पर आधारित हितों के टकराव को कभी दूर किया जा सकता है। डेरेनडार्फ समाज का आधार शक्ति को मानते हैं। समाज का शक्तिशाली व्यक्ति अपने से कमजोर व्यक्ति को दबाता रहता है, अर्थात समाज में एकरूपता एवं एकमतता स्वाभाविक रूप से पैदा नहीं होती है बल्कि उत्पीड़न से पैदा होता है। इसी संदर्भ में डेरेनडार्फ ने कहा है कि शक्ति संघर्ष का चिरस्थायी स्रोत है। अब हम लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक तथा गुणात्मक अनुसंधान के बीच नहीं है? भाग लेने वाले शोधार्थी की दूरी बनाम निकटता, दूसरा है समानीकरण संदर्भीय बोध, तीसरा है दृढ़ विश्वसनीय आंकड़े बनाम समृद्ध गहन आंकड़े, और चौथा है व्याख्यावादी बनाम नारीवादी। तो इसमें 4th ऑप्शन सही हो जाएगा, व्याख्यावादी बनाम नारीवादी। व्याख्यावादी बनाम नारीवादी दृष्टिकोण मात्रात्मक तथा गुणात्मक शोध के बीच वैवनस्य नहीं है। वस्तुतः समाज विज्ञानों में महिला अध्ययन परिप्रेक्ष्य का प्रथम प्रभाव 19वीं सदी के मध्य से 20वीं सदी के प्रारंभ का रहा, जिसमें कानून के समक्ष समानता का अधिकार, मताधिकार तथा शिक्षा का अधिकार जैसे प्रमुख पहलुओं से जुड़ी महिला आंदोलन एवं तार्किक संघर्ष सामने आए। आप सभी का मेरा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।